डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ आप एक बार समझा दीजिए BPAG 171। सो आप लोग कमेंट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो मैं इसको समझा रहा हूँ। आपका टाइटल है आपदा प्रबंधन। और देखिए टाइम ज़्यादा मैं लूँगा नहीं इसमें, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक बार रिवाइज़ करवाऊँगा। मैं डीपली नहीं पढ़ाने वाला, मैं शॉर्ट में रिवाइज़ कराऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। टाइम बहुत ही कम है और आज आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो है क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और जो 5 इयर्स के अकॉर्डिंग लिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? 5 इयर्स के अकॉर्डिंग लिया गया है, जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबको लिया गया है। एंड इग्नू जून में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो स्टूडेंट्स दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, 26 में, आप दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, डाउट्स को आप इंस्टा में पूछिए, इंस्टा में फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग वहाँ पे। एंड चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बात और है, देखिए जो स्टूडेंट्स आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, ये जो पीडीएफ अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं, वैसे तो ये पीडीएफ हमारा पेड है। अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। ये जो इंस्टाग्राम में आप जाके इस आईडी को फॉलो करोगे, ठीक है? फॉलो करोगे, वहाँ पर मेरा सपोर्ट करोगे, फॉलो करके देन फॉलो करने के बाद आप मैसेज करोगे, आपको ये पीडीएफ फ्री दे दी जाएगी। तो ये बोनस है आपके लिए, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक ये होना चाहिए कि भई ये आपदा प्रबंधन आखिर है क्या? सबसे पहले हम यही समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट कोड का मेन टॉपिक होता है, टाइटल होता है, हम सबसे पहले यही समझने चाहते हैं। जब तक हम मेन मान के चलो, आप हिंदी पढ़ोगे, आपको यही नहीं पता कि हिंदी होता क्या है। आप इंग्लिश पढ़ोगे, आपको यही नहीं पता इंग्लिश होता क्या। आप साइंस पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं कि साइंस क्या होता है। तो फिर साइंस पढ़ के क्या फ़ायदा? समझ में आएगा? नहीं। तो जो चीज़ आप पढ़ने वाले होते हो, जो भी सब्जेक्ट, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट कोड है, ये कोड आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जब पता होता है तो पूरा इसके अंदर जो भी होने वाला, मान लो एक कोई भी मूवी मान लो, जैसे मान लो एक कथा मान लेते हैं, ठीक है? कहानी रामायण, ठीक है? तो नाम सुन के ही एक ही वर्ड में पता चल रहा है कि इसमें क्या-क्या होता होगा। रामायण, इसमें राम भगवान का कहानी है ना? इसमें सही तरीके से जीना सिखाया है, कैसे जीना चाहिए, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है? जीने का तरीका बताया गया है, तो ये रामायण। तो नाम से पता चल रहा है, तो नाम से पता चल रहा है कि राम भगवान का कहानी है ना? दुनिया का कल्याण के लिए इसे बनाया गया है, ठीक? तो इससे ये पता चलता है। उसी प्रकार ये आपदा प्रबंधन जो है, आपदा मतलब संकट, ठीक है? आपदा मतलब क्या होता है स्टूडेंट? संकट। प्रबंधन मतलब संकट से बचने का उपाय। आपदा प्रबंधन क्या हो गया? संकट से बचने का उपाय। आपदा में क्या? आपदा कौन संकट? जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, ठीक है? अचानक प्रकृति के द्वारा कुछ अनहोनी हो जाना, कुछ बड़ा अनहोनी, कुछ अलग-सा हो जाना, तो यही है आपदा। समझ में आ गया? तो आपदा का प्रबंधन करने से हम बच सकते हैं। आपदा तो बहुत खतरनाक होता है, भूकंप आते हैं, ठीक है? बाढ़, पहाड़ टूटते हैं, बादल फटते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ भैया कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक होता है। तो इससे बचने का भी उपाय है। सो ये आपदा होता है। आई होप ये समझ में आ गया। अगर यही समझ में आ गया, तो भई आपको सभी समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इम्पोर्टेंट, संवेदनशीलता के विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। संवेदनशीलता क्या है भाई? एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है, जो व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं, परिस्थितियों और ज़रूरतों को समझने में सक्षम बनाता है। तो समझ गए संवेदनशीलता क्या है? इसके कुछ कारक हैं,
क्या है भाई? पहला तो भावनात्मक कारक, ठीक है? और यह व्यक्ति की अपनी भावना को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता से जुड़ा होता है। अंडरस्टैंड? बाकी पढ़िए। एंड दूसरा जो होता है सामाजिक कारक, और ये परिवार, मित्र और समाज का वातावरण व्यक्ति के संवेदनशीलता का मतलब यहाँ पे क्या करा, सामाजिक कारक दूसरा है जो संवेदनशीलता कहा। तो इसमें क्या, परिवार, मित्र और समाज को देखा जाता है, इसके अगल बगल ये वातावरण से घिरे होते हैं और इनसे प्रभावित होते हैं। एंड तीसरा है सांस्कृतिक कारक, इसमें विभिन्न संस्कृतियों में मान्यताएं और परंपराएं अलग अलग होती है, जो यह निर्धारित करती है कि लोग दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील व्यवहार करते हैं। ठीक है। चौथा शिक्षक का शैक्षिक कारक, इसमें क्या होगा भाई? नाम से पता, शैक्षिक मतलब शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को नैतिक मूल्यों, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाती है, जिससे उसकी संवेदनशीलता विकसित होती है। ठीक, तो ये सब क्या संवेदनशीलता का कारक है। नेक्स्ट है पांचवा व्यक्तिगत अनुभव। जीवन के अनुभव जैसे सुख दुख, संघर्ष और सफलता व्यक्ति को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढांचे का वर्णन कीजिए। तो अधिनियम का नाम सुनते ही पता करना है आपको, ये नियम क्या है? ये ये अधिनियम क्या है भाई? ये कानून है। क्या है? कानून है। ठीक है, कानून समझ जाना। अधिनियम को क्या समझो? कानून समझोगे। चलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारत में आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा, ठीक है, स्ट्रक्चर स्थापित किया गया है ना? इसका उद्देश्य क्या है? मतलब कि ये इसलिए स्थापित किया गया कि ताकि कोई भी आपदा है उनकी रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास व्यवस्थित बनना है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई समस्या आए, आप कोई आपदा है, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही हेल्प हो सके। सबसे शीर्ष स्तर पर सबसे शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसकी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जब भी कोई आपदा आ जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कदम कौन उठाते हैं? आपदा में प्रधानमंत्री। यह क्या करते हैं? नीतियां बनाता है और पूरे देश में आपदा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। कौन भैया? कौन लीड करता है? प्रधानमंत्री, जब आपदा कोई आते हैं। ठीक है। दूसरा है राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी इसमें क्या होता है? अध्यक्षता इसमें राज्य के कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, दूसरे स्तर पर यह राज्य स्तर पर योजनाएं बनाता है और इस उनका क्रियान्वयन करता है। उसने देश स्तर पर बनाया, इसने राज्य स्तर पर बनाया। तीसरा जिला स्तर पर। ठीक, तीसरे जाए जिला स्तर पर, जिसका नेतृत्व कौन करता है? जिलाधिकारी करता है भाई, डीएम करते हैं। यह स्थानीय स्तर पर क्या करते हैं? आपदा निपटने की योजनाओं को लागू करता है और राहत कार्यों का संचालन करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति निर्देशों को लागू करने में सहायता करती है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्टूडेंट्स थर्ड, जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाओं पर एक टिप्पणी कीजिए। तो जलवायु विज्ञान, अब सोचो, जलवायु विज्ञान संबंधी, तो जलवायु विज्ञान क्या है? तो जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाएं क्या है, समझिए। तो ये क्या है? मैंने आपको बताया कि आपदा मतलब कोई ऐसा चीज जो संकट, और ये संकट कौन है भाई? प्रकृति संकट है ना? कौन संकट? प्रकृति का संकट। ठीक, तो यहाँ पर जलवायु भी क्या भाई? प्रकृति में आया। तो जलवायु विज्ञान संबंधी आपदाएं क्या होगा? ये क्या है? ये वे प्रकार प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन और मौसम की असामान्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। जलवायु परिवर्तन, ये आप लोगों को अगर ये नहीं पता है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तो समझिए, जलवायु परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के तापमान, वर्षा, मौसम, ये स्थिति के अकॉर्डिंग, मतलब लंबे समय पे, स्थिति के अकॉर्डिंग ये लंबे समय तक सेम रहता है। अचानक उनका रुख बदल जाता है, अचानक उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो मान के चलो कि आज के समय में जिस तरह से आपको धरती में देखे पेड़ पौधे, है ना, धरती का वातावरण देखने को मिलता होगा, यहाँ पे अधिक मात्रा में आप घर बन गए हैं,
है ना? कहीं फैक्ट्रीज़, कहीं कुछ, पहले की तुलना में, ठीक? पहले बहुत सारे जीव-जंतु रहा करते थे, आज के समय में वो सब भी विलुप्त हो गए, है ना? डायनासोर एंड बहुत सारे पक्षियाँ जो आपको देखने को बहुत कम मिलता होगा। लेकिन लेकिन पहले के समय में ये होता था ना, इवनिंग होता था ना, जब इवनिंग, शाम, अरे बाप रे! एकदम चारों तरफ से एकदम अम पक्षियाँ, हैं? प्रकृति के द्वारा जितने भी पक्षियाँ, जानवर मतलब वो अगल-बगल घूमते थे, चहचहाते थे, एकदम खिलते थे, एकदम मज़ा आता था सुनने में, क्या सुकून मिलता था। समझ में आ गया? तो 2000 पहले की बात अगर करूँ, सिर्फ़ 2000 पहले की बात करूँ तो ये कितना एकदम सुकून वाला ज़िंदगी था, ठीक है? कितना अलग दुनिया था। जब से नया-नया टेक्निक्स आया है, आज का जलवायु परिवर्तन हो गया, सोच लो अब इसका क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। आज कुछ अलग सा ही होते रहता है, भूकंप, बाढ़, ये, वो, हेन-टेन, ठीक है? ग्रीन हाउस का समस्या। तो ये सब आप लोगों ने ये ग्रीन हाउस गैस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। ये सब आज के समय में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, आप सोचो। अब देखो ये क्यों हो रहा है भाई? जलवायु परिवर्तन भी ज़्यादा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये समझिए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये परिवर्तन, जलवायु विज्ञान के अकॉर्डिंग जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये कारण है कि मानव बढ़ रहे हैं, मानव की जनसंख्या बढ़ रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, डीज़ल ये सब का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, कारखानों का धुआँ, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके वजह से अब जलवायु परिवर्तन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। अंडरस्टैंड? अब वैसा समय नहीं है, वैसा सुकून नहीं, वैसा हरियाली नहीं है, जैसा हरियाली आज से 20 साल, 50 साल, 500 साल पहले देखने को मिलते थे। आज के समय में ये आपदाएँ तेज़ी से बढ़ रही है, समझ में आ गया? जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है? तेज़ी से बढ़ रहा है, मैंने बताया ना? और यह मानव जीवन, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गंभीर प्रभाव डाल रही है, सही बात है। अब बार-बार जलवायु परिवर्तन का क्या सिस्टम था? कम से कम 10 साल कब जलवायु परिवर्तन 10 साल ही नहीं, कम से कम 40-50 साल लग जाना चाहिए और थोड़ा-सा कुछ ना कुछ ये होना चाहिए। लेकिन आज के समय में बहुत ही जल्दी-जल्दी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि भाई मनुष्य बहुत ही लालची हो गया है। मनुष्य प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है। जब मनुष्य खुद के बारे में सोचे, क्योंकि प्रकृति बनाया है, प्रकृति के ही बारे में नहीं सोच रहा है, उन्हीं से बना है। वो उनसे बनने के बाद अपना कुछ करने लगता है, अपना लाइफ़, अपना लोभ, अपना लालच को देखने लगता है। जिसके वजह से ऐसा समस्याएँ हो रही है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आपदाओं में बाढ़, सूखा, चक्रवात, हीट वेव यानी लू और शीतलहर प्रमुख है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और समुद्र से स्तर में वृद्धि जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे इन आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ रही है। उदाहरण के लिए अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक बाढ़ आ जाती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ता है। इसे पढ़िए, समझ में तो आ ही गया, मेरा काम है समझाना। अगला स्टेंस है आपके सामने, आपदाओं की अनुक्रिया प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। ठीक है? देखिए कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा ये अनुक्रिया क्या है? तो अनुक्रिया होता है रिएक्शन, रिस्पॉन्स, अंडरस्टैंड? तो आपदाओं का जो रिस्पॉन्स प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। चलिए। आपदाओं की अनुक्रिया प्रक्रिया डिसास्टर रिस्पॉन्स प्रोसेस वह चरण है जिसमें आपदा घटित होने के तुरंत बाद त्वरित कार्यवाही की जाती है। मतलब जैसे ही कोई आपदा हुआ उसके जस्ट टाइम बाद, जस्ट कुछ समय बाद उनका क्या किया जाता है, पूर्ति किया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ हेल्प किया जाता है, ताकि जो जनधन है, जाके जो लोग हैं उनको हानि ज्यादा ना हो, ठीक है, हानि को सह सके वो, ठीक है। यह प्रक्रिया आपदा प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही है, ये होना ही चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो तो भैया सरकार को उनकी उनमें मदद करना ही चाहिए। सबसे पहले चेतावनी सूचना प्रसारण किया जाता है, मतलब अगर कहीं आपदा हो तो उससे पहले सबको अलर्ट किया जाना चाहिए कि भाई आज ये ऐसा होने वाला है। क्योंकि आज के समय में आपको देखने को मिलता होगा कहीं कुछ घटित होने वाला होता है, तो मौसम विभाग की तरफ से हर किसी के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि आज यहाँ तेज बारिश होगी, आज यहाँ ठंडा होगा, आज ऐसा होगा, आज ओला गिरेगा, ये वो हैन टेन। क्या आपके भी मोबाइल में आते हैं? कमेंट करना। और संबंधित एजेंसियां लोगों को समय रहते सचेत करती है ना, जिससे वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। इसके बाद खोज एवं बचाव कार्य शुरू होता है, जिससे फंसे हुए लोग को सुरक्षित निकाला जाता है। मतलब कि मान लो आपदा में कोई लोग फंस चुके हैं, तो भाई हमारे सरकार की तरफ से ये फर्ज होता है उनका मदद करना।
हैं? प्रशासन का फर्ज होता है मदद करना। चिकित्सा, तीसरा अग्रण, चिकित्सा सहायता और प्राथमिक उपचार, मतलब कि अगर हो सके कि किसी को इसमें नुकसान हो गया है, तो भैया गवर्नमेंट की तरफ से उनका इलाज होना चाहिए, ठीक है? जो भी घायल लोग हैं, अंडरस्टैंड? उसके बाद अब ये समझ गए, तो अनुक्रिया में क्या हुआ? अनुक्रिया प्रक्रिया में समन्वय और संचार भी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें विभिन्न एजेंसियां कौन कौन, पुलिस, अग्निशमक दल और राहत दल मिलकर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, काम करते हैं। और ये आधुनिक तकनीक जैसे मोबाइल संचार और सैटेलाइट सिस्टम में भी इसमें क्या होता है, सहायक होते हैं। सो ये कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5, क्षति आकलन के ढांचे का वर्णन कीजिए। तो क्षति आकलन यानी डैमेज असेसमेंट का ढांचा आपदा के बाद नुकसान का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। तो क्षति आकलन, तो यहाँ पे क्षति आकलन का अगर समझने में नहीं, अभी तक नहीं समझ पाए क्षति आकलन क्या होता है, तो इसका मतलब इजी लैंग्वेज में समझ गया है। तो मतलब कि अगर कोई आपदा आया, उसमें कुछ ना कुछ क्षति हुआ होगा, ठीक है? जैसे मान लो अधिक बाढ़ आया तो किसी का घरे बह गया, है ना? भूकंप आया तो घर फट गया, टूट गया, है ना? गिर गया, ठीक है? और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं ना आपदा आने पर, ठीक है? बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान नुकसान का आकलन लगाना, ठीक है? नुकसान का क्या करना? आकलन करना कि भाई अगर जो नुकसान हुआ है, उनको कितना क्षति हुआ होगा उस नुकसान से, उसमें कुछ ना कुछ मदद किया जाना चाहिए ताकि उनको प्रेशर ना पड़े, नुकसान का ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो उन्हें। तो ये आकलन ही क्या होता है? क्षति आकलन होता है, ठीक है? जैसे मान के चलो इसको और समझें, अ आपने देखा होगा, मान लो कि बाढ़ आया, कहीं पे बाढ़ आया, ठीक है? तो बाढ़ आया तो उसमें ये देखा जाएगा कि कितने घर बाढ़ से दह गए, कितनी फसल खराब हो गई, कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। तो इन चीज़ों को भरपाई करना चाहिए, उनमें क्या खर्चा होगा, कैसा क्या करना होगा, यही होता है स्टूडेंट्स आपदा के अकॉर्डिंग क्षति आकलन। आई होप आपको समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो ये जो पढ़ेंगे, इसमें जो ईज़ी लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज ही तो मज़ा आएगा पढ़ने में। और जब जब क्वेश्चन ही समझ में आ जाता है ना, तब तो हलवा बन जाता है। क्या बनता है? हलवा। अगर आपको लगता है ये हलवा बन गया है, तो हलवा के वजह से थोड़ा-सा सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? और लाइक कर दो, है ना? दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। ठीक, चलो। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, जलवायु परिवर्तन की ओर संवेदनशीलता पर एक टिप्पणी कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन समझ गए क्या होता है? जलवायु परिवर्तन का मतलब पृथ्वी के मौसम में लंबे समय तक होने वाले बदलाव, मतलब कि 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद कुछ अलग देखने को मिलना, जैसे कि गर्मी ज़्यादा हो जाना, ठीक है? बारिश बहुत ही कम होना, या फिर बारिश बहुत ही ज़्यादा होना, कहीं अत्यधिक ही बाढ़ आना, ठीक है? ग्लेशियर बर्फ का पिघलना, ग्लेशियर और बर्फ का पिघलना, ये क्या है भाई? यही सब जलवायु परिवर्तन है। अंडरस्टैंड? सो ये तो हम आपको समझा चुके थे ना जलवायु परिवर्तन क्या है? तो अब फिर से एक बार अगर समझा दें, तो जलवायु परिवर्तन यानी कि पृथ्वी के तापमान और मौसम के जो पैटर्न है, किसके? टेम्परेचर और मौसम के जो क्या है पैटर्न है, उन पैटर्न में लंबे समय तक होने वाले बदलाव। ये 1-2 साल की बात नहीं, लंबे समय लग जाए, तो उससे क्या, उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो लंबे समय क्या, 50 साल, 100 साल, ठीक है? तो 50-100 साल के बाद कुछ अलग सा हो जाना, ठीक है? तो ये आपका जलवायु परिवर्तन है। तो और इसमें संवेदनशीलता, चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जलवायु परिवर्तन की ओर संवेदनशीलता से आशय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति, समुदाय या फिर क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक प्रभावित होते हैं। यह संवेदनशीलता कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है।
भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले क्या है इसमें भौगोलिक स्थिति क्या करती है भाई? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निकालती है। ये तटीय क्षेत्र, पहाड़ी इलाकों और सूखा प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोग तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। दूसरा, आर्थिक स्थिति गरीब और कमजोर वर्ग के पास संसाधनों की कमी होती है, जिससे वे आपदाओं का सामना करने और उनसे उबरने में उन्हें क्या होती है? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है इसमें सामाजिक कारक, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता का स्तर भी संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, वही है इसमें, समझ में आ रहा है? आई होप आपको मतलब समझ में आता होगा, वही क्वेश्चन है, थोड़ा-सा चेंज किया है बट वही क्वेश्चन है, ठीक? इसलिए आपको क्वेश्चन घुमाया है तो आप घूमना नहीं। चलिए, आपदा और विकास के बीच चलिए, क्या है भाई? एक है आपदा मतलब संकट, कौन संकट? प्राकृतिक संकट। तो आपदाओं और विकास के बीच क्या संबंध है भाई? इसके बारे में बताइए, परीक्षण कीजिए, टेस्ट कीजिए, आखिर ये दोनों क्या है? ठीक, चलिए। आपदा आपदाओं और विकास के बीच घनिष्ठ और द्विपक्षीय दोनों तरफ़ा संबंध होता है ना? मान लो एक और विकास की प्रक्रिया आपदाओं के प्रभाव को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर आपदाएँ विकास को बाधित करती है। मतलब कि अब देखो कहीं कुछ ज़्यादा ही बाढ़ आ रहे हैं, फसल खराब हो रहा है। बिहार की स्थिति अगर के बात करूँ भाई बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आते हैं। तो बाढ़ आने से बिहार के जो मतलब छोटे-छोटे गाँव हैं जहाँ पे ग्रामीण जगह है, वहाँ पे बहुत नुकसान होता है। जहाँ पे खेती किए जाते हैं अधिक मात्रा में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो भाई ये नुकसान क्या है? ये आपदा। अब सुनो, अब इन पर भी बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है, नुकसान से बचाने मतलब कि अगर आपदा है, तो कैसे बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए कि ये आपदा का फ़र्क ना पड़े। तो इनमें जो विकास अभी के टाइम में बिहार में देखने को मिले हैं, नीतीश सरकार के टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, बहुत ही ज़्यादा समस्या से लड़ा गया, है ना? चारों तरफ रोड बनवाए गए, हर तरह का सुविधा उपलब्ध करवाए गए, ठीक है? तो ये विकास है, तो समझ में आ गया आपदा क्या है और विकास क्या है? आपदा में संकट आया, विकास में भाई उन संकट को बचाने, उन संकट से निवारण करने के लिए, उन संकट से लड़ने के लिए उनका तरीका, ठीक है? तो यही है, बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। नोट्स ले लीजिए, एग्ज़ाम से 1-2 घंटा पहले भी आप देखते हैं, 10-15 मिनट भी पहले देखते हैं ना, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप ये नहीं सोचिए ये चॉकलेट है भैया, ये फ्यूचर है। 10-15 मिनट पहले भी जाएँगे ना, तो भाई मोमोज़ जो खाते हो ना मोमोज़, चाउमीन, बर्गर, क्या-व्या क्या-क्या खाते हो, जाते हो मार्केट, तो अगर 10 मिनट पहले भी अगर ये ले लोगे ना, उनसे कई गुना पैसा आपको पैसा कम ये देगा, समझ में आ गया? तो ये बहुत ही वैसे का प्राइस बहुत कम है, जाके ये पीडीएफ ले लो और देख लो, एक बार रिवाइज़ कर लो। और ये अपने वर्ड्स में लिखो, कहना है कि नहीं सर छोटे वर्ड्स, कम वर्ड्स है, नहीं, खुद के वर्ड्स में एग्ज़ाम में लिखो, समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है चक्रवात, बाढ़ और सूखे के दौरान पारंपरिक मूल ज्ञान और निपटने का कार्यनीतियों का मतलब सब में देखने को क्या मिल रहा है? सभी क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कॉमन क्या देखने को मिल रहा है भाई? आपदा, ठीक है? आपदा, चक्रवात, बाढ़ और सूखे। चक्रवात समझ रहे हो? चक्रवात क्या है? जैसे मान लो आँधी आता है एकदम बिजली कड़कने लगता है रर्र, फट-फट मतलब बिजली कड़कने लगता है कहीं-कहीं जहाँ-तहाँ, हैं? और बाढ़, जानते ही हो, सूखा मतलब पानी ही नहीं आना, गर्मी हो जाना बहुत ज़्यादा, पानी ही नहीं आना, फटना एकदम धरती अलग-अलग जगह में धरती का मतलब भूमि फटते रहते हैं ना गर्मी के अकॉर्डिंग, ठीक, फसल जल जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब चीज़ों से निपटने की जो कार्यनीति है, उनके महत्व बताना है। चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पारंपरिक मूल ज्ञान और स्थानीय निपटने की कार्यनीतियां अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव के आधार पर विकसित हुआ और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अत्यधिक उपयोगी ये सिद्ध हुआ। चक्रवात के समय तटीय क्षेत्रों के लोग पारंपरिक संकेतों जैसे समुद्र के जलस्तर में अचानक बदलाव, हवा की दिशा और पक्षियों के व्यवहार से पहले खतरे का अनुमान लगा लेते थे। इसी प्रकार वे मजबूत
और निची संरचना वाले घर बनाते हैं जो तेज हवाओं को सहन कर सके। पहले के समय में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले के समय में ऐसा होता था ना, प्रकृति जब हमारे अनुकूल चलती थी, पहले के समय में जब भी कोई घटना होने वाला होता था ना, मतलब मान लो भूकंप आने वाला हो, बाढ़ आने वाला हो, प्रकृति कोई भी खतरनाक घटना आने वाला होता है ना, पहले सबसे पहले अनुभव जानवरों को, पक्षियों को लगता था। उनको आभास हो जाता था, तुम चिल्लाएँगे, चीं चीं चैं चैं करेंगे, है ना? दौड़ेंगे, रोएँगे, कौन? पक्षी और वो जानवर। नहीं, हम लोगों से बहुत टाइम पहले उनको आभास हो जाता है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अनर्थ होने वाला है। समझ में आ गया? तो ये सब से हम लोग पता कर सकते थे उस समय कि क्या होने वाला है भैया, क्या होने वाला है। क्या भाई समझ में आ रहा ना? तो भाई समझ में आ रहा तो सपोर्ट करो। ठीक है? सपोर्ट करो। आइए आप लोग पढ़ो, पढ़ो। समझ में तो आ ही रहा है, पढ़ो। सब पढ़ लो भाई, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर है 9, आपदा से आप क्या समझते हैं? ठीक है? मानव निर्मित आपदाओं पर चर्चा कीजिए। तो आपदा आपको समझ में आ गया कि भाई कोई भी प्र अभी हम लोग प्रकृति आपदा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है? तो आपदा मतलब कोई संकट, संकट बहुत सारा तरह से हो सकता है, भूकंप होना, बाढ़ आना, ठीक है? या मानव यहाँ क्या करा, मानव निर्मित आपदा। तो मानव निर्मित अथवा आपदा वही ना होगा जो मानव के ही द्वारा बनाया गया आपदा होगा, है। मतलब मानव कुछ ऐसा लालच में कुछ ऐसा काम कर दे जिसके वजह से वो आपदा का कारण बन जाए, है ना। मान लो कि मानव निर्मित आपदा, जैसे कि मान लो मनुष्य कोई गलती कर दिया, मतलब प्रकृति के साथ, हम ये नहीं कह रहे हैं मानव खुद, मतलब किसके साथ, प्रकृति के साथ। तो मनुष्य क्या करते हैं, प्रकृति के साथ अगर कोई गलतियां कर दिया, कोई लापरवाही, कोई गतिविधि, तो उससे क्या हो सकता है, मानव निर्मित आपदा हो सकता है। जैसे कि जो अब आपदा प्रकृति से नहीं, बल्कि देखो, जो आपदा मानव के द्वारा ही मतलब हो जाए, वो मानव निर्मित आपदा में आ जाएगा। क्या-क्या आखिर ऐसा हो सकता है? कौन-सा आपदा को हम लोग मानव निर्मित आपदा बोल सकते हैं? जैसे मतलब कारखाना में गैस का रिसाव होना, ठीक है? मतलब बहुत अधिक गैस का उपयोग करना, मतलब अत्यधिक टाइम पे उपयोग करना, है ना? कहीं जहाँ-तहाँ आग लगा देना, परमाणु के ऊपर अटैक कर देना, है ना? मतलब कोई बम फेंक देना। अभी देखो कि अभी वर्ल्ड में कहीं न कहीं वार चलता है रहता है, कहीं न कहीं वार चलता रहता है। तो अलग-अलग जो देश के बीच वॉर चलते हैं, ये वार क्या है भाई, ये तो खुद मनुष्य बना रहे हैं, ये आपदा खुद मनुष्य ला रहे हैं। अब सोचो कितना खतरनाक खतरनाक आपदा, हैं? यहाँ ये ऐसे सिंदूर वाला जो सिंदूर 2 वाला जो ये था, सिंदूर ऑपरेशन, है ना? तो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान में, अब देखो बमबारीज़ वहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, ठीक है? तो ये क्या, यहाँ पे दोनों की तरफ से मिसाइलें दागी गई और जिसमें से अब समझो कि भारत की जीत हुई। लेकिन देखो ये तो बहुत ही खतरनाक आपदा था। आपदा खतरनाक, आपदा खुद मनुष्य क्या लिया? देखो मान लो कि द 2025 में मतलब पहलगाम में अटैक हुआ। कहाँ हुआ भाई? पहलगाम में अटैक हुआ कब? 22 अप्रैल 2025 में। पहलगाम में अटैक हुआ जब आतंकी, मतलब पाकिस्तानी हमले आतंकी ने, ठीक है, क्या किया था? हमला किया था और 26 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, कितने लोग? 26 से अधिक लोग मारे गए थे। ये अटैक हुआ था कब? 22 अप्रैल 2025 को। तो ये बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो गया है। मतलब कि यहाँ इस तरह से धर्म के नाम को पूछ-पूछ कर मारे जाते थे। ठीक है? पूछा कि हिंदू हो कि मुस्लिम? हिंदू हो कि मुस्लिम? हिंदू हो, मुस्लिम हो तो भाई कुरान पढ़ो, कुरान ये करो, वो बोलो, ठीक है? कलमा पढ़ो, ये करो, वो करो, है ना? इस तरह से कह-कह कर मारते थे। सुनते थे कि जो हिंदू है उनको फ़ोकस किया जाता था, उनको मारा जाता था, ठीक है? तो ये सब कहीं न कहीं बहुत ही गलत है और ये आपदा का कारण लिया। कौन? मानव निर्मित आपदाओं का ये कारण बन गया, ठीक है? उसके बाद देश को सहा नहीं किया और देश ने प्रतिक्रिया दिया, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, ठीक है? अब सोचो, तब मिसाइलें दागी गई, ना हवाई हमले किए गए एकदम धड़ाधड़, 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 ठीक है? और जावेद के जो गैंग थे, मतलब खतरनाक, है ना? उनपे हमला किया गया, ठीक है? तो ये आतंकवादी के जो ठिकाने थे उन पर फ़ोकस किया गया, हमला किया गया। तो अब ये कहीं न कहीं मानवीय आपदा हो तो उनके लिए आपदा हुआ ना। वहाँ पे ब बम गिरे, मिसाइलें गिरी, वहाँ पे लोग मरे, ठीक है? ऐसा हुआ, वैसा हुआ।
तो ये कहीं न कहीं मानव निर्मित आपदा है। तो इसीलिए हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी को क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए। मनुष्य वो प्रकृति का दिया हुआ, हम भी प्रकृति के दिए हुए हैं। हम एक-दूसरे से क्यों जलें? हम मेहनत करके आगे बढ़ें। हम जितना मेहनत करेंगे, प्रकृति हमें उतना देगा। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का क्या नियम है कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना शिद्दत से काम करोगे, उतना ही आपको रिटर्न देगा। ठीक है? इसलिए किसी से जलो मत। उनसे आगे अगर बढ़ना है, तो आप मेहनत करो, ना कि उनको मारो, ना कि उनसे जलो। सो समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसको पढ़िए, 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 पढ़िए। है ना फ्रेंड्स? चलो आज फ्रेंड्स बोल देता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा दोनों कारक आपदा संवेदनशील को बढ़ाते हैं। विस्तार में बताइए। तो भैया हम सिर्फ ये समझा देते हैं कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो यहाँ पे प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया आपदा, प्रकृति खुद जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, है ना? आंधी तूफान का आना, ये सब प्राकृतिक आपदा है जो ईश्वर के द्वारा प्रकृति के द्वारा खुद होते हैं। और मानव निर्मित आपदा क्या होता है? जैसे कि यहाँ अटैक हो गया, ठीक है? मिसाइलें दागी गई, ऑपरेशन सिंदूर, वर्ल्ड वॉर, ये सब मानव निर्मित आपदा है। समझ में आ रहा है ना? अब इनके बारे में जब पढ़ेंगे, धर 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 समझ में आएगा। और समझ के जाना है, रट के नहीं। सर इसी में आंसर लिख दें, ऐसे ऐसे मैसेज करता है बट पागल सब। सेम सेम आंसर लिख दें भाई। सेम हम क्या, हम समझाने के लिए आपको समझने के लिए दिए हैं। सेम आंसर लिखने के लिए क्या फायदा पढ़ के? क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो भाई? क्यों नाम लिखा है तुमने? क्यों पढ़ रहे हो? हैं? जब तुम खुद से नहीं लिख सकते तो पढ़ाई छोड़ दो। क्या करोगे पढ़ाई? सिर्फ डिग्री डिग्री लोगे, कागज? बेवकूफ। पढ़ाई करो, समझो, समझ के खुद से लिखा करो। छोटे बच्चे नहीं हो जो रटोगे, आंसर लिखोगे। तो ये सब मत बोलना। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत की प्राकृतिक आपदा रेखा चित्र का विश्लेषण कीजिए। भारत का प्राकृतिक आपदा, चलिए भारत में आप देखो खास करके ज्यादातर आप बाढ़ वाली समस्या ज्यादातर देखते होंगे कहीं ना किसी किसी क्षेत्र में। और कहीं-कहीं आपको बादल फटने के बारे में सुनने को मिलते होंगे। चलिए समझते हैं। भारत का प्राकृतिक आपदा रेखा चित्र अत्यंत विविध और जटिल है क्योंकि इसकी जो भौगोलिक, जलवायु और पर्यावरणीय स्थितियाँ हैं, वो विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए अनुकूल है। देश का लगभग 60% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है ना? भूकंप 60% भाग पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसमें हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्य पर ये सब चीज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं भारत में। और भारत का लगभग 12% जो भाग है वो वहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा होता है। विशेषकर गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाका में हर वर्ष बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। वहीं लगभग 68% कृषि योग्य भूमि सूखे खतरे में प्रभावित रहती है। खास करके राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठारी क्षेत्रों में, है ना? उसके बाद क्या भई? उसके बाद कहीं-कहीं आपको तटीय क्षेत्र पे चक्रवात का खतरा अधिक देखने को मिलता है, विशेष रूप से ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, है ना? बादल फटने, चक्रवात, आंधी का ज़्यादा असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटों पर। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, यानी पहाड़-वहाड़ टूट जाना, ठीक है? पहाड़ का ढह जाना, गिर जाना, हिमस्खलन ऐसा होना, ये सब चीज़, ठीक है? चलो। बाकी पढ़िए, खत्म। इसको रोक के क्वेश्चन नंबर 12 है आपदाओं के निपटने में मूलभूत कार्यनीतियों पर चर्चा कीजिए। तो आपदाओं से निपटने के लिए मतलब कि जो जो भी हमारे सामने आपदा हो रहे हैं उनको निपटा कैसे जाए, सही तरीके से उनके जड़ को कैसे मिटाया जाए। जड़ को तो मिटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या किया जाए कि कोई समस्या हमें दिखे ही ना। आपदाओं से निपटने के लिए मूलभूत कार्यनीतियां अत्यंत आवश्यक होती है जो नुकसान को कम करने और जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करती है। ये कार्यनीतियां आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों, रोकथाम, तैयारी, अनुक्रिया और पुनर्वास पर आधारित होती है। सबसे पहले रोकथाम, तो बाकी ये रोकथाम पढ़िए ना, पढ़िए ना, पढ़िए, पढ़िए। तैयारी, न्यूनीकरण, अनुक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पढ़िए। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के स्वरूप और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो मैंने आपको जलवायु परिवर्तन बता दिया कि लंबे टाइम पर है ना, मौसम में परिवर्तन होना,
मतलब कि समय के साथ-साथ पृथ्वी में अलग-अलग परिवर्तन होना, ठीक है? प्रकृति के द्वारा। इसमें लॉन्ग टाइम हो जाता है मतलब 100 साल 100 साल, 200 साल, 500 साल, ये सब समय में उनके बाद क्या होता है धरती में कुछ न कुछ चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये परिवर्तन जलवायु परिवर्तन बार-बार मैं सेम चीज़ को नहीं बोलूँगा, ठीक है? आप पढ़िए पढ़िए। थोड़ा-सा पढ़ूँ, तो जलवायु परिवर्तन का जो स्वरूप और प्रभाव आज के वैश्विक स्तर पर क्या कर सकते हैं, गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसका अर्थ है पृथ्वी के तापमान, वर्षा, हवा और अन्य जलवायु तत्वों में दीर्घकालिक परिवर्तन मतलब लंबे समय के बाद होने वाले परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख स्वरूप मुख्यतः निम्न रूपों में देखा जाता है। पहला तो तापमान में वृद्धि, ठीक है? दूसरा पढ़िए बाकी जो हम जो है पढ़ रहे हैं ना, हम जो है पढ़ रहे हैं, आप है पढ़िए, है ना? है पढ़िए, है ना? ब्लैक वाला, पढ़िए। दूसरा, वर्षा के पैटर्न में बदलाव। तीसरा, समुद्र स्तर में वृद्धि। चौथा चरम मौसम घटनाओं में वृद्धि। बाकी पढ़िए, पढ़िए। चलिए, प्रभाव बहुयामी। पहला पर्यावरण पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, है ना? जल जल संसाधनों पर प्रभाव, मानव संसाधनों पर प्रभाव, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। चलिए। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक आपदा अलग-अलग भूकंप होना भूकंप है ना? प्राकृतिक आपदा में क्या होता है? भूकंप भूकंप के बारे में पढ़िए। आप सभी को भूकंप के बारे में पता है। दूसरा बाढ़, है ना? आपको बाढ़ के बारे में पता है। तीसरा सूखा, सूखा के बारे में पता है। ये पढ़िए, पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ। ये नहीं कि उसके बाद चक्रवात, है ना? उसके बाद भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी विस्फोट, प्राकृतिक आपदा, है ना? सुनामी, प्राकृतिक आपदा। तो पढ़िए ये क्या है? पढ़िए और हलवा बना देगा ये, है ना? हीट वेव, ठीक? चलिए कितना हलवा है? पूरा हलवा है। भारत की संवेदनशीलता रेखाचित्र की व्याख्या कीजिए, है ना? ये सब क्वेश्चन एक बार पहले भी देख चुके थे और उसी को थोड़ा-सा ना कभी घुमा देता है तो आपको ऐसे देखने को मिलता है क्वेश्चन, ठीक है? तो इसीलिए आपको यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए। आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो देखिए हाँ, केंद्र सरकार मतलब देखो कहीं 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 न कहीं आपदा बहुत सारे आपदा देखने को मिलते हैं कहीं न कहीं, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, ठीक है? आंधी-तूफ़ान आना। तो इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स बहुत ही क्षति होता है कहीं न कहीं, कहीं पेड़ गिर गए, कहीं घर उजड़ गया, है ना? मतलब कि कहीं कुछ मतलब मनुष्य पर कहर पड़ जाता है, तो इसमें कहीं न कहीं मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सब बहुत ही खतरनाक आपदा होता है। तो इसमें जो केंद्र है, केंद्र जैसे कि जो मतलब प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तो इनका ये भूमिका होना चाहिए ना कि जहाँ भी क्षति होता है, जहाँ भी कुछ समस्या होता है, उनसे उनको मदद किया जाए, ठीक है? उनको राहत किया जाए, है ना? उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए, है ना? उनको सहने के लिए उनको हिम्मत दिया जाए, ठीक है? ये भूमिका किसका होना चाहिए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो चलिए, आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक होती है। भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था बहुस्तरीय जिसमें दोनों स्तरीय स्तरों के बीच समन्वय आवश्यक है। केंद्र सरकार की भूमिका इसमें क्या? केंद्र सरकार नीतियों और दिशा निर्देशों का निर्माण करती है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएँ तैयार की जाती है और राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान मतलब कि राज्यों को पैसा से भी और टेक्निक्स का भी क्या किया जाता था देकर हेल्प किया जाता है। ठीक है? आपदा के समय केंद्र सरकार राहत सामग्री, विशेषज्ञ दल, संसाधन उपलब्ध करवाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के माध्यम से ये बचाव और राहत कार्यों का संचालन किया जाता है। और राज्य सरकार का भूमिका है क्या है कि जो नियम बनाए केंद्र सरकार ने वो उनको सही तरीके से लागू कराते हैं। राज्य सरकार अपने-अपने क्षेत्रों में आपदा योजनाओं को लागू करती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया ना प्राधिकरण और के माध्यम से स्थानीय स्तर पर तैयारी, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पढ़िए, पढ़िए समझा तो दिए ही हैं, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 आपदा तैयारी के प्रकारों के साथ उसके मुख्य अवयवों पर एक टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? आपदा तैयारी के प्रकार के साथ मुख्य अवयव।
तो यहाँ पर पढ़िएगा ना तो समझ में आ ही जाएगा। आपदा तैयारी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति, समुदाय, सरकारें संभावित आपदाओं से पहले तैयार रहती है, ताकि नुकसान कम किया जा सके और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। मतलब ये देखो कि जब कोई आपदा आने वाले होते हैं, उनसे पहले जब लोग सचेत होते हैं, लोगों को सचेत किया जाता है ना? अलर्ट किया जाता है, वही क्या हुआ आपदा तैयारी, है ना? मान लो कि आपको पता है कि अभी गर्मी है, आपको पता है बरसात का मौसम है, तो बरसात का मौसम में बारिश तो होगा ही, आंधी-तूफान तो होगा ही, तो भई ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही हो प्रकृति के द्वारा, तो उनसे पहले हम उनका बचाव के लिए सोच लें। तो ये आपदा होने से पहले उनके बारे में सोच लें, उनसे बचने का उपाय ढूँढ लें, तो आपदा तैयारी होगा। समझ में आ गया कि हम सज्ज हैं, हम सज्ज हैं भाई, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है? प्रकृति में मतलब ये जो होने वाला है, उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो आजा, तो ये क्या है भाई आपदा तैयारी है। बस उसके बाद तो फिर आप लोग खुद हीरो हो। खुद वीडियो को रोकोगे, समझोगे या फिर नोट्स लोगे, ठीक है? जिसे चॉकलेट मोमोज़ नहीं खाना है आज, तो वो जाके ये नोट्स लीजिए, हाँ? चलो। हुँ। अगला है पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धन प्रबंधन का वर्णन कीजिए। पुनर्निर्माण, है ना? तो अब देखो पुनर्निर्माण मतलब समझ लो फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण मतलब फिर से निर्माण। अब यहाँ आपदा है, तो आपदा में तो आप समझ सकते हो क्या? तो यहाँ पे धन प्रबंधन का क्या करना वर्णन। तो पुनर्निर्माण गतिविधियों का के लिए धन प्रबंधन आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है, कोई आपदा आता है, तो उसके लिए हमें धन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर धन नहीं होगा तो हम इनसे जल्दी से निपट नहीं पाएँगे, लंबे समय तक हम बहुत ही बड़े संकट में घिर जाएँगे। तो जिसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में असंरचना आवास और आजीविका को पुनर्स्थापित करना होता है। ठीक है? तो मतलब कि जब कहीं मतलब कुछ किसी का घर टूट गया, किसी का फसल खराब हो गया, है ना? तो वहाँ पे वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा किया जाता है। पैसे के बारे में बात किया गया ना धन वाला, तो यहाँ वित्तीय सहायता दिया जाता है ना? किसके तरफ से? सरकार की तरफ से, ताकि ये समस्या से वो लड़ सके। ठीक है? इंदिरा आवास दिलवा देते हैं, है ना? घर-वर के लिए पैसा देते हैं, मतलब कि बहुत सारे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहायता देते हैं। की मदद से भी विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य स्थानीय संस्थाएँ भी बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करती है। बीमा और जोखिम हस्तांतरण, है ना? उसके बाद पढ़िए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, यहाँ पर एनजीओज़ भी हेल्प करते हैं, निजी क्षेत्र भी हेल्प करते हैं। चलो, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 है पर्यावरणीय आधारभूत संरचना के विकास के मुख्य पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो पर्यावरणीय आधारभूत संरचना, पर्यावरण समझते हो ना? हमारे आस-पास की चीज़ें, है ना? ये सब क्या है भाई? हमारे आस-पास की जितनी भी चीज़ें हैं, वो पर्यावरण ही तो है। तो पर्यावरण संरचना के विकास, है ना? तो मतलब हमारे आस-पास के जो संरचना आपको देखने मिल रहे होंगे, स्ट्रक्चर देखने मिल रहे होंगे, इनके विकास के क्या-क्या पहलू हैं, वही अपना समझाना है। ठीक है? पर्यावरणीय पर्यावरणीय आधारभूत संरचना का विकास सतत विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके मुख्य पहलुओं का वर्णन इस प्रकार है। जल जल संसाधन प्रबंधन, ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन, हरित संरचना, ऊर्जा प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन, जैव विविधता संरक्षण, शहरी नियोजन प्रबंधन आदि। क्वेश्चन नंबर 10 है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे की चर्चा कीजिए। सामुदायिक आधारित प्रबंधन क्या का संस्थागत ढांचा क्या है भाई? ये स्थायी स्तर पर लोगों को सक्रिय भागीदारी पर क्या होता है? ये आधारित होता है। इसका उद्देश्य समुदाय को आत्मनिर्भर बनना और आपदाओं के समय त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। सबसे पहले स्थानीय समुदाय इस ढांचे का केंद्र होता है और या फिर ये गाँव मोहल्ले के लोग मिलकर जोखिम की पहचान करते हैं और निपटने की योजनाएँ बनाते हैं। ग्राम पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय ये संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करती है और संसाधनों का प्रबंधन करती है और जागरूक फैलाती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह जिला स्तर पर समुदाय आधारित योजनाओं को दिशा और समर्थन देता है।
विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। राज्य और राष्ट्रीय संस्थाएँ, इसे पढ़िए। गैर सरकारी संगठन, सहायता समूह, प्रशिक्षण एवं संचार तंत्र। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ओडिशा महाचक्रवात तथा इस संदर्भ में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका पर क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए। पढ़िए, पढ़िए। पढ़िए स्टूडेंट, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक। अब देखिए कुछ आपके टिप्पणी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे होंगे, तो टिप्पणी भी देखिएगा। जैसे मान लो कि आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, इनमें से 20 मार्क्स वाले अब तक जो क्वेश्चन्स हम लोग किए हैं बड़े-बड़े 20 मार्क्स वाले। उसके बाद छोटे-छोटे जो कभी-कभी टिप्पणी पूछे जाते हैं, तो टिप्पणी में 10 मार्क्स देते हैं आपको। तो जब भी कोई टिप्पणी वाला क्वेश्चन बना होता है, तो 2 टिप्पणी आपको कंप्लीट करने होते हैं। 2 टिप्पणी में आप टोटल कितने 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन है, क्या है? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो पढ़िए इसे, आप लोग समझ सकते हैं ये सब खुद से। दूसरा, आपदा न्यूनीकरण दृष्टिकोण। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। आप लोग जल्दी से ना ये पीडीएफ जाके अब परचेज़ कीजिए। तीसरा है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना। चौथा है उत्तराखंड बाढ़ 2013। ठीक है? इस पर टिप्पणी। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएँगे। तो ये देखो मैंने कंप्लीट एक बार रिवाइज़ कराया, जो भी हमारा नोट्स था जितने स्टूडेंट्स लिए थे बीपीएससी 171 का नोट्स परचेज़ किए थे, उन सभी के लिए देखो कितना बड़ा मस्त मस्त रहा कि भाई वो लिए, वो समझे और इसको रिवाइज़ करा दिए। बहुत मज़ा आया, समझने में काफ़ी मज़ा आए होंगे क्योंकि बड़ा मेहनत से मैंने बहुत अच्छे से समझाया ईज़ी लैंग्वेज में हलवा बना के। तो सब्सक्राइब कीजिए, जाके नोट्स देखिए। क्या है ना कि अगर 10 मिनट पहले भी अगर नोट्स रिवाइज़ करके जाएँगे, एग्ज़ाम में अच्छा से लिखेंगे। 100 में से 100 लिख कर आएँगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो 100 मार्क्स भाई आपको मैं दे रहा हूँ। ये चॉकलेट के अकॉर्डिंग आप सोचो कि क्या तुम 1000 10,000 भी दे दोगे ना, तुम्हें अगर अगर नहीं लेके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं देने वाले। लेकिन ये 10 मिनट पहले ये जो आपको सिर्फ़ मोमोज़, बर्गर के रेट पे दिया गया, बहुत बहुत ही कम प्राइस में भाई। जो ये नहीं कि ये जो बाहर में जो मिलते हैं वो वाला बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ रेस्टोरेंट वाला। तो इतने कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल रहा है। जल्दी जाइए, परचेज़ कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल स्पेशल बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।